गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो लास्ट क्लास में हम लोग आपके क्या देख रहे थे? तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत का आपके संवैधानिक विकास। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इंडिया को समझने से पहले हम यहाँ आज कुछ वर्ड समझेंगे। ठीक, जैसे कि गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वायसराय, क्योंकि ये चारों वर्ड्स का यूज आपके सारे एक्ट में होगा। तो हम पहले तो ये समझ लें ये चारों वर्ड्स का आपके अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले कर लिया नोट? तो गवर्नर ऑफ बंगाल, सबसे पहले यह समझ लो कि गवर्नर ऑफ बंगाल ये कौन सा अधिकारी था। ठीक है, गवर्नर ऑफ बंगाल की पोस्ट आपके क्रिएट की गई थी 1757 में। ठीक, ये वह अधिकारी था जिसका शासन क्षेत्र सिर्फ कहां तक लगता था? बंगाल तक। ठीक, दूसरा याद रखना कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल किसको बनाया गया था? आपके लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव की हिस्ट्री बताई थी आपको। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट आगे समझना गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट आपके क्रिएट की गई 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के आने के बाद। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वह अधिकारी था जिसका शासन बंगाल के साथ साथ किस पे लगता था? मद्रास एंड बॉम्बे। ठीक है, और पहला आपके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। अब इसके बाद आगे समझना, गवर्नर ऑफ बंगाल का शासन सिर्फ बंगाल तक। ठीक, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का शासन बंगाल के साथ मद्रास एंड बॉम्बे तक। अब आगे चल के होगा क्या आपके कि धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपने शासन का विस्तार करेगी।
ठीक है। अब शासन का जब विस्तार करेगी तो उस शासन को चलाने के लिए एक बड़ा ऑफिसर चाहिए, जबकि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल सिर्फ कहां का शासन देख रहा है, बंगाल के साथ साथ मद्रास और बॉम्बे का, पूरे भारत का तो देख नहीं रहा। ठीक है। अब जैसे जैसे कंपनी का शासन बढ़ेगा तो 1833 में 1833 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को आपके रीनेम किया जाएगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और ये उन सभी क्षेत्रों पर शासन करेगा जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आते हैं पूरे भारत के अंदर। ठीक, तो अब अगली पोस्ट यहां समझना, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। नोट कर लिया? तो अब समझना गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ये कौन सा अधिकारी था। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट आपके क्रिएट की गई 1833 में, और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था कौन, विलियम बेंटिक। ठीक, इसके अधीन आपके कौन सा क्षेत्र था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में जितने भी क्षेत्रों को जीता था उन सभी क्षेत्रों के ऊपर शासन करता था कौन, आपके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब उस समय का जो भारत था, यहां दो लोग आपके हुआ करते थे, कौन, एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी और एक देसी राजा। ठीक, उस समय के क्षेत्र में आपके लगभग 60% भारत को तो जीत लिया था किसने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और लगभग 40% भारत पे आपके देसी राजाओं का शासन था। ईस्ट इंडिया कंपनी कभी पूरे भारत को नहीं जीत पाई थी, ये ध्यान रखना। ठीक, लगभग 60% क्षेत्र ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था और 40% क्षेत्र पे आपके देसी राजा थे। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का शासन क्षेत्र कितना था, ये 60%। इस 40% क्षेत्र से इसका कोई लेना देना नहीं था। क्लियर हुआ ये पॉइंट? अब अगली पोस्ट समझना,
कर लिया नोट। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वायसराय, जिसे सामान्य भाषा में हम बोल देते हैं वायसराय, ठीक। 1857 में भारत में हुई थी आपके क्रांति, और क्रांति के बाद आपके ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चला जाता है किसके पास? ब्रिटिश क्राउन के पास, ठीक। तो उस समय आपके भारत में दो क्षेत्र होते हैं, एक तो वह क्षेत्र जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जीता गया था, और एक वह क्षेत्र जो अभी देसी राजाओं के पास था, ठीक है। तो 1858 में आपके जब ब्रिटिश क्राउन भारत पर शासन करते हैं, तो ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को रिनेम कर देते हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वायसराय के नाम से, ठीक है। 1858 में पोस्ट बनाई गई, और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। अब इनका शासन किस तरह से चलता था? इनका रूल इस तरह से था कि ये जो आपके 60% रीजन है जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीत रखा था, इसे घोषित कर दिया गया ब्रिटिश प्रोविंस, ब्रिटिश प्रांत। इस 60% क्षेत्र के सभी इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर का शासन कौन करेगा? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वायसराय। लेकिन ये जो 40% देसी रियासत है, प्रिंसली स्टेट, ठीक, इनके एक्सटर्नल मैटर मतलब डिफेंस, फॉरेन कम्युनिकेशन, विदेश रक्षा और संचार, इन तीन मुद्दों का निर्धारण करते थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वायसराय, ठीक है। ये होगा इनके एक्सटर्नल मैटर्स का निर्धारण। अब इसमें आगे समझना, तो अब यहां आपने ये 4 पोस्ट देखी, 4 पोस्ट में कौन सी आई कब थी, किसका शासन क्षेत्र कहां तक था? इनके शासन क्षेत्र में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। शासन क्षेत्र याद रखना किसका कहां तक था? गवर्नर ऑफ बंगाल का बंगाल तक, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का बंगाल के साथ मद्रास बॉम्बे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का 60% क्षेत्र जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीता था, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वायसराय का इस 60% क्षेत्र पे तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मामलों में शासन करेगा ये, और इस 40% क्षेत्र पे सिर्फ एक्सटर्नल मामलों में शासन करेगा। ये इनका शासन क्षेत्र है। संधि बताएंगे आगे अभी, ठीक। रूल ऑफ सुप्रीमेसी, ब्रिटिश सर्वोच्चता का सिद्धांत, जिसे हम ब्रिटिश पैरामाउंसी के नाम से जानते हैं। अभी जब एक्ट देखेंगे तब बताएंगे उस संधि को, अभी तो सिर्फ हम इनका शासन क्षेत्र देख रहे हैं, ठीक है। यहां एक ट्रीटी होगी आपकी 1858 में, जिसे हम ब्रिटिश पैरामाउंसी कहते हैं, ब्रिटिश सर्वोच्चता का नियम, ठीक। अब आते हैं हम इससे आगे। तो ये तो हमने सिर्फ चारों ऑफिसर्स देखे। अब कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में सबसे पहला एक्ट आता है आपके रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो इसके बारे में हमने आपको एक बेसिक बताया था, किन परिस्थितियों में इस एक्ट की जरूरत पड़ी। रेगुलेटिंग एक्ट से हम कहते क्यों है? क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को पहली बार रेगुलेट करने का क्या किया गया था? प्रयास किया गया था, ठीक, 1773 में, ठीक है।
भलिया नोट। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, तो इस एक्ट की सबसे खास बात क्या थी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पहली बार आपके ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने का प्रयास किया गया। पहला, इस एक्ट में किया क्या गया, गवर्नर ऑफ बंगाल को बनाया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और फर्स्ट गवर्नर कौन था, वारेन हेस्टिंग्स। इसके बाद बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन कर दिया गया और कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया। 1774 में यह सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ और इस सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस थे कौन, एलिजा इम्पे। ठीक, ये मेजर प्रोविजन याद रखना। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट का कंट्रोल शुरू हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। तो इसका मतलब अब समय समय पर ब्रिटिश पार्लियामेंट ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करना शुरू करेगी। शुरुआत तो यहां से होगी। अब अगला जो आपके एक्ट आएगा वो आएगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784, यानी पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब देखना इस पिट्स इंडिया एक्ट में आपके क्या होगा। ठीक,
तो अब नेक्स्ट याद रखना, नोट कर लिया पिट्स इंडिया एक्ट। अब इसमें आपके क्या हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से ब्रिटिश कंट्रोल या ब्रिटिश पार्लियामेंट का कंट्रोल शुरू होता है ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। ठीक है, आप सभी को पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी आपकी एक प्राइवेट कंपनी थी। तो प्राइवेट कंपनी को होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो उस कंपनी के मालिक होते हैं। ठीक, 1773 में जब आपके ब्रिटिश पार्लियामेंट का आपके कंट्रोल हो गया, तो इस समय आपकी व्यवस्था क्या थी, यह है आपके ब्रिटेन, और ब्रिटेन की रहने वाली यहां की ये कौन सी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब अगर आपकी ये कंपनी है तो इस कंपनी के मालिक को हम क्या कहेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो किसी कंपनी के डायरेक्टर्स के बोर्ड को हम आपके कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। पहला ये हुआ, ये है आपके इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी आपके इस समय शासन कर रही है इंडिया में। तो इंडिया के अंदर ये जो शासन आपके कर रही है, उस शासन की आपके इंफॉर्मेशन आपके, ठीक, ब्रिटिश पार्लियामेंट को देता कौन था, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक, यानी कंपनी के मालिक। तो आपको लगता है ये सही इंफॉर्मेशन देते होंगे? जब टैक्स डिपार्टमेंट वाले पूछने आते हैं कंपनी के मालिक से कि कितनी इनकम है, कितना रेवेन्यू है, तो क्या सब सही देते हैं? कभी नहीं, कुछ ना कुछ तो गोलमाल करते ही है। ये बात ब्रिटिश पार्लियामेंट को भी पता थी कि कंपनी के जो डायरेक्टर है वो इंडिया के अंदर क्या कर रहे हैं, इस बात की कभी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। ठीक है, और ये दिखने में भी उनके आ रहा था। ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट उनसे इंफॉर्मेशन मंगाती कि भारत के अंदर आपके क्या कमर्शियल एक्टिविटीज है, उनसे क्या आपको लाभ हो रहा है, और भारत के अंदर जो आप दूसरे लोगों का शासन हड़प रहे उससे क्या लाभ हो रहा है। ठीक, तो आपके ये जब इंफॉर्मेशन ब्रिटिश पार्लियामेंट मंगाएगी तो ये जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो इंफॉर्मेशन कभी भी सही नहीं देंगे, और इस बात को ब्रिटिश पार्लियामेंट जानती थी। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने यहां किया क्या कि एग्जैक्ट इंडिया के अंदर कंपनी की सिचुएशन चल क्या रही है, इसके लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट करती क्या है, अब यहां कंपनी के पॉलिटिकल और कमर्शियल वर्क को क्या कर देती है, अलग अलग कर देती है। पॉलिटिकल वर्क अलग और कमर्शियल वर्क अलग। कमर्शियल वर्क यानी ट्रेड रिलेटेड, जो व्यापार से रिलेटेड है। पॉलिटिकल वर्क मतलब किसी राजा के ऊपर आक्रमण करना, उसका शासन हड़प लेना, उससे आपके टैक्स वसूलना या नजराना वसूलना, ये हो गए पॉलिटिकल वर्क। तो यहां 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा कंपनी के कमर्शियल और पॉलिटिकल वर्क को बिल्कुल अलग अलग कर दिया गया। यहां किया ये गया, ये है आपके ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक, पार्लियामेंट के अंदर कौन होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट 1784 में एक पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन करती है, संसदीय समिति का। पार्लियामेंट्री कमेटी, हम उस कमेटी को कहते हैं जिसके सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, यानी जिसके सारे सदस्य किसके सदस्य हो, पार्लियामेंट के सदस्य हो। ठीक, तो एक पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया किसने, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। इसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट के सारे मेंबर थे, और इस कमेटी को नाम दिया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और इस कमेटी से कहा गया कि इंडिया के अंदर जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रही है आपके कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसकी इंफॉर्मेशन आप दोगे ब्रिटिश पार्लियामेंट को। यानी कि डायरेक्टर्स को इस इंफॉर्मेशन से अलग कर दिया। ठीक है, सिर्फ इंफॉर्मेशन आएगी। दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कहा गया अब आप सिर्फ इंडिया के अंदर जो कमर्शियल एक्टिविटीज कर रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन आप लाओगे ब्रिटिश पार्लियामेंट में। ठीक, तो यहां क्या किया गया, दो बोर्ड बना दिए गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को आपके पॉलिटिकल वर्क की अथॉरिटी दे दी गई और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कमर्शियल वर्क की। ठीक है, यानी कि अभी शासन नहीं लिया इन्होंने, सिर्फ इंफॉर्मेशन लिए कि आप कर क्या रहे हो। और जब ये इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो जाएगी ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास, इन्हें लगेगा कि कंपनी अब फायदे में आ गई, तो अब ये शासन भी लेंगे आगे चल के। अभी शासन इन्होंने अपने हाथ में नहीं लिया, अभी तो सिर्फ इंटरफियर करना स्टार्ट किया है कंपनी के काम में। ठीक है, ये दूसरा एक्ट हुआ। अब आते हैं इससे आगे, अब अगला एक्ट समझना। कर लिया नोट?
कर लिया नोट। तो चार्टर एक्ट 1793 अगला आपके चार्टर आता है कंपनी को रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, प्रोविजन क्या था कि इंग्लैंड की या ब्रिटेन की सिर्फ एक कंपनी थी जो भारत के साथ ट्रेड करती थी, वो थी कौन सी? ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, अब इसको सीमित समय के लिए आपके ट्रेड करने के राइट दिए जाते थे भारत के साथ में, तो ये राइट लगातार 1600 से बढ़ते जा रहे थे। ठीक है, 1793 में आपके एक और चार्टर एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट लेके आती है और उसमें यह कहती है कि अगले 20 साल तक भारत के साथ सिर्फ एक ही कंपनी ट्रेड करेगी आपके ब्रिटेन की, कौन सी? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसका मतलब आपके क्या है कि ये है आपके ब्रिटेन और ये है आपके इंडिया। तो अगले 20 साल तक इंडिया के साथ ट्रेड करने वाली सिर्फ कौन सी कंपनी होगी? ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये 20 साल की अवधि कब खत्म हो रही है? 1813। अगला चार्टर कब आएगा? 1813। अब हम देखते हैं कि 1813 में आपके होगा क्या। हालांकि पॉइंट याद रखने वाला नहीं है, ठीक, लेकिन यहां बस इतना याद रखना कि 1813 का जो चार्टर आएगा वो इस पॉइंट को ध्यान में रख के ही बनाया जाएगा, क्योंकि 20 साल के राइट यहां जा चुके हैं, 20 साल से पहले कोई चार्टर नहीं आने वाला। ठीक है, अब 1813 की सिचुएशन को अब हम समझें आपके, उस समय आपके होता क्या है। तो 1813 के चार्टर एक्ट को समझने से पहले समझ लें हम उस समय का आपके बैकग्राउंड। ठीक है, यह है आपके इंडिया, और इंडिया के बहुत बड़े क्षेत्र पर शासन कर रही थी कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, यह है आपके यूके। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जब आपके भारत के साथ, क्या शुरुआत तो ट्रेड करने आए थे ना, ये व्यापार ट्रेड करने के साथ साथ इन्होंने आपके भारत के साथ क्या शुरू किया? शासन भी करना शुरू कर दिया, रूल, समय के साथ रेवेन्यू कलेक्शन भी इन्होंने आपके स्टार्ट कर दिया। रेवेन्यू कलेक्शन, इसके अलावा आपके अदर सोर्सेस, अदर सोर्सेस। समझना है, ईस्ट इंडिया आपके कंपनी जब भारत में आपके ट्रेड करने आई तो इस ट्रेड के प्रॉफिट का बहुत बड़ा भाग आपके कहां जाने लगा? इंग्लैंड। इंडिया में तो रखेंगे नहीं जो ट्रेड का प्रॉफिट कमाएंगे। समय के साथ जब 1757 में आपके प्लासी का युद्ध हुआ, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, इलाहाबाद की संधि साइन हुई, तो इनको आपके रेवेन्यू कलेक्ट करने के राइट मिल गए। तो रेवेन्यू के रूप में जो इनके पास पैसा आया वो भी कहां जाने लगा? इंग्लैंड। इसके बाद जब इन्होंने शासन किया तो शासन से जो लाभ हुआ वो भी कहां जाने लगा? इंग्लैंड। इसके अलावा आपके अदर सोर्सेस, ठीक, अदर सोर्सेज ये क्या करते थे कि कंपनी किसी राजा पर अटैक कर देती, उसे हराते थे और उससे कहते तुमने हमसे युद्ध क्यों किया, पैसे दो 2 करोड़ रुपए। ठीक, राजा या तो पैसे दे ही देता था, नहीं दे पाता तो शासन हड़प लेते थे उसका। ये ऐसे काम करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, कमजोर राजा ढूंढते थे जिसे ये युद्ध में हरा सके। तो इन सोर्सेज से कंपनी ने कमाया भारत में बहुत सारा पैसा, और ये जो आपके पैसा था, और कंपनी ने तो कमाई ही कमाया, कंपनी के साथ साथ कंपनी के अधिकारी भी पैसा कमा रहे थे, लास्ट क्लास में बताया था। ठीक, विभिन्न सोर्सेज से ये पैसा भारी मात्रा में इंडिया से किस तरफ बढ़ा? यूके की तरफ। ठीक है, यानी कि ट्रांसफर ऑफ वेल्थ, यानी बहुत तेजी से आपके जो गोल्ड या जो पैसे का फ्लो था वो इंडिया से यूके की तरफ बढ़ना शुरू हुआ। अब यहां होता क्या है कि देखते ही देखते 50 साल के अंदर, क्योंकि 1757 से रियल फ्लो शुरू हुआ, ये 1757 प्लासी के बाद से 50 साल के अंदर यूके में सिचुएशन आपकी कुछ ऐसी हो गई कि यूके में आपके हो गया सरप्लस मनी। सरप्लस मनी, सरप्लस मनी यानी कि धन आधिक्य। सरप्लस मनी आपके किसे कहते हैं? एक ऐसी सिचुएशन, इनकम हो 100 रुपए और खर्च हो 2 रुपए, तो पैसा ही पैसा होगा, स्वाभाविक सी बात है। अब यहां जब यूके में सरकार के पास या यूके के कॉरपोरेट घरानों के पास या यूके के लोगों के पास जब आपके सरप्लस मनी होगी,
तो ये जो आपके सरप्लस मनी है, अब इसको खर्च कहां करें, ये समस्या आपके होगी। ठीक है, तो यहां क्या हुआ कि जब यूके की सरकार के पास ये सरप्लस मनी इकट्ठी हुई ना, तो वहां की सरकार और वहां की कंपनियों ने इस सरप्लस मनी को खर्च किया रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। किस पे खर्च किया? R&D। तो इस सरप्लस मनी को वहां की सरकार और वहां के आपके लोगों ने जो खर्च किया वो किया किसके ऊपर? रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अनुसंधान एवं विकास। अब जब किसी देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर आपके पैसा खर्च किया जाता है तो उस देश के अंदर होते हैं नए नए इनोवेशन। आविष्कार कब होंगे? जब R&D पे पैसा खर्च होगा। उस देश के अंदर हमेशा क्या होंगे? नए नए इनोवेशंस। तो इंग्लैंड में भी ये इनोवेशन हुए और इन आविष्कारों की दम पे आपके इंग्लैंड के अंदर आपके शुरू होती है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति, ये आपके इंग्लैंड के अंदर होती है शुरू। पूरे वर्ल्ड में आपके औद्योगिक क्रांति की जो सबसे पहली शुरुआत होती है ये होती है इंग्लैंड के अंदर। और इंग्लैंड के अंदर आपके शुरू होने वाली इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का आधार था भारत से गया हुआ पैसा। इंग्लैंड में सारी रिसर्च कब हुई? जब भारत से पैसा गया। स्टीम इंजन का बनना, पावर लूम का बनना, जितने भी आपके इंग्लैंड में आविष्कार हुए ये तब हुए जब भारत से सरप्लस पैसा कहां पहुंचा? इंग्लैंड पहुंचा। ठीक है, इस पैसे से इंग्लैंड में आपके R&D हुआ, उससे नए नए इनोवेशंस हुए और इन इनोवेशंस की दम पे इंग्लैंड में आपकी शुरू होती है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब होगा तो इसका मतलब आपके क्या है? जो सामान हाथों से बन रहा है अब वो मशीनों से बनेगा। तो मशीनों से बनेगा तो बहुत तेजी से प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो यहां आपके क्या होगा कि बहुत तेजी से आपके इंग्लैंड के अंदर आपके इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ये क्या होगा? बढ़ जाएगा। औद्योगिक उत्पादन, ये आपके बढ़ गया। अब औद्योगिक उत्पादन जब आपके देश के अंदर बढ़ जाए तो इस उत्पादन को करने के बाद फैक्ट्री में तो रखेंगे नहीं, कहां ले जाएंगे इसे? मार्केट। अब अगली रिक्वायरमेंट आपके होगी क्या? मार्केट, यानी कि बाजार। अब ये जो आपके बाजार होता है ये होते हैं हमेशा दो प्रकार के, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। देश के अंदर का बाजार और देश के बाहर का बाजार। अब इंग्लैंड के अंदर आपके क्या है कि यहां की पॉपुलेशन कम है। पॉपुलेशन कम है तो यहां के जो अंदर के बाजार होंगे उनका साइज बहुत छोटा होगा। ठीक है, ये बाजार जल्दी सैचुरेट होंगे और अगर ये बाजार सैचुरेट हो गए तो अब यहां सामान बिकना कम होगा। तो ऐसी स्थिति में जो कंपनियां हैं उनको चाहिए एक्सटर्नल मार्केट, बाहरी बाजार। ठीक, और उस फेज में आपके एक्सटर्नल मार्केट का जो सबसे अच्छा आपके विकल्प था वो था इंडिया, क्योंकि वर्ल्ड में सबसे धनी कंट्री थी इंडिया। ठीक, अब इंडिया में वहां की इंग्लैंड की कंपनियां आना चाहेंगी क्योंकि कई कंपनियों का ओरिजिन होगा, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होगा तो सारी कंपनियां आना चाहेंगी आपके इंडिया में। लेकिन प्रॉब्लम इंडिया में आपकी ये थी, ट्रेड मोनोपोली। ईस्ट इंडिया कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी इंडिया आ नहीं सकती। कब तक? 1813 तक। ठीक है, तो अब यहां क्या होगा कि ये जितनी भी कंपनियां इंग्लैंड में जो नई आपके बनेंगी, ये कंपनियां इंग्लैंड की सरकार से आपके कहेंगी कि हम सामान जो बना रहे हैं इसे बेचें कहां, हमें चाहिए इंडिया का बाजार। लेकिन सरकार क्या कहेगी? इंडिया का बाजार अभी नहीं मिल सकता आपको। क्यों? क्योंकि 20 साल की गारंटी हमने उनको दी हुई है, आप 1813 आ जाने दो, हम उनकी मोनोपोली को खत्म कर देंगे और इंडिया का बाजार सारी कंपनियों के लिए ओपन कर देंगे। तो चार्टर एक्ट 1813 पहला प्रोविजन क्या था? कंपनी मोनोपोली रिस्ट्रिक्टेड इन इंडिया। भारत में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त। ठीक, क्योंकि अब इंग्लैंड के अंदर और भी कंपनियां थी जिनके डेवलपमेंट के लिए उन्हें भी विदेशी बाजार उपलब्ध कराना था। पहला पॉइंट हुआ चार्टर एक्ट 1813 का ये पहला प्रोविजन। अब इसके बाद आते हैं दूसरा प्रोविजन। अब क्या होगा कि जब आपके ये कंपनियां भारत आपके आएंगी, ठीक है, कंपनियां भारत किस लिए आ रही है? सामान बेचने के लिए।
अब सामान बेचने के लिए ये अपने अपने स्टोर खोलेंगे। अब स्टोर खोलेंगी तो इन स्टोर पे सामान बेचने के लिए क्या चाहिए? स्टाफ। ठीक। अब इन कंपनियों के पास में आपके दो विकल्प है, या तो स्टाफ इंग्लैंड से लेके आए या स्टाफ इंडिया से हायर करें। इंग्लैंड से स्टाफ लेके आते हैं तो समस्या आपके ये है कि उनको सैलरी ज्यादा देनी पड़ेगी, ओवरसीज वेजेज, समुद्र पारी भत्ते, क्योंकि जब आप दूसरे देश ले जा रहे हो तो उसको सैलरी ज्यादा देनी पड़ेगी। ठीक। अगर इसके पर्सपेक्टिव में देखें तो हम इंडिया से ही लेबर ले लें या इंडिया से ही स्टाफ हायर कर लें, लेकिन इंडिया में प्रॉब्लम आपके ये थी कि उन लोगों को हिंदी नहीं आती और हमें अंग्रेजी नहीं आती। तो यहां समस्या क्या आएगी कि अगर हमें इंडिया से स्टाफ चाहिए तो हमें इन लोगों को इंग्लिश सिखानी होगी। तो 1813 चार्टर एक्ट का दूसरा प्रोविजन फॉर एक्सपेंस 1 लाख रुपीज ऑन एजुकेशन इन इंडिया, भारत में शिक्षा के ऊपर 1 लाख रुपए व्यय का प्रावधान। ठीक। अंग्रेज कोई आपको शिक्षित बनाने नहीं आए थे, ये शिक्षा का प्रावधान तो उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि उन्हें चाहिए था स्टाफ, पहली चीज। ठीक है। अब दूसरा देखते हैं आगे सिस्टम। अंग्रेजों के द्वारा भारत में जो आपके एजुकेशन आपके लाई गई, ठीक, उस एजुकेशन का पहला उद्देश्य तो था आपके इनको क्या करना है, एक स्टाफ चाहिए, इसके लिए लाई गई एजुकेशन। इनका दूसरा उद्देश्य ये था कि भारत को आपके ब्रिटेन के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट बना देना है। उस समय आपके अंग्रेज जब भारत आए थे तो भारत का जो सिस्टम था आपके वो पूरी तरीके से सेल्फ रिलायंट आत्मनिर्भर व्यवस्था थी। ठीक। तो यहां आपके अगर किसी देश को आपके आत्मनिर्भर बनाना है तो ये एक दिन में तो पॉसिबल नहीं है, लॉन्ग टर्म में पॉसिबल है। ठीक। अब इन्होंने लॉन्ग टर्म में आपके किया क्या, अब ये देखेंगे। इनके द्वारा भारत में जो एजुकेशन लाई गई उस एजुकेशन ने ट्रेडिशनल एजुकेशन को खत्म किया सबसे पहले तो। ठीक। भारत के अंदर जो ट्रेडिशनल एजुकेशन था आपके, जो फोकस करता था आपके किसके ऊपर, जो फोकस करता था सेल्फ डिफेंस, सेल्फ रिलायंस और इथिकल वैल्यूज के ऊपर, यानी कि स्वयं की रक्षा, नैतिक मूल्य और आत्मनिर्भरता। तो सबसे पहले इन्होंने इस पैटर्न को खत्म किया। इससे क्या होगा, जब ये एजुकेशन पैटर्न खत्म होगा तो व्यक्ति सेल्फ डिफेंस में आपके अक्षम होगा, इथिकल वैल्यूज उसकी खत्म होंगी और आत्मनिर्भर वो नहीं होगा, तभी तो डिपेंडेंट होगा इनके ऊपर। और इसके द्वारा ये पूरे कल्चर को कलेप्स करेंगे इंडिया के। किसी देश को अगर लंबे समय में आपको अगर गुलाम बनाना है या तोड़ना है तो उसके कल्चर को क्या कर दो, कलेप्स कर दो। कल्चर को रातों रात कलेप्स नहीं किया जा सकता, बहुत लंबी प्रोसेस होती है कल्चर को कलेप्स करने की। तो ये किया इन्होंने आपके अपने एजुकेशन को लाने के पर्पस से। और यहां जो एजुकेशन ये आपके लेके आई, ठीक, फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन किसे कहते हैं इंडिया में, लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले का उद्देश्य था कि भारत में जो हम एजुकेशन दे रहे हैं उससे हम आपके एक ऐसी ब्रीड तैयार करेंगे इंडिया के अंदर जो सिर्फ बाहर से भारतीय होगी, उसके अंदर बहने वाला पूरा ब्लड ब्रिटिशर्स होगा, यानी अंदर से वो लॉयल होगी ब्रिटिशर्स के प्रति, क्रिश्चियनिटी के प्रति, ब्रिटिश प्रोडक्ट्स के प्रति। वो सिर्फ रंग से भारतीय होंगे, उनके अंदर जो ब्लड होगा वो पूरी तरीके से क्या होगा, ब्रिटिशर्स। ऐसा था आपके किसका विजन, लॉर्ड मैकाले का विजन। ठीक है। तो अब यहां एजुकेशन का पहला उद्देश्य तो इनका था आपके क्या, एक स्टाफ हायर करना, इसलिए लाए। कल्चर कलेप्स करना, इसलिए लाए। इंडिया के पूरे कल्चर को बदलना, इसलिए लाए। और इसके साथ में इनका दूसरा ऑब्जेक्टिव था, इस एजुकेशन को जब हम देंगे तो किताबें आएंगी। ठीक। इन किताबों के माध्यम से इन्होंने ब्रिटिश प्रोडक्ट का प्रचार किया, ब्रेन वॉश करके। कैसे आपके ब्रेन वॉश करके, अब उस समय अगर ब्रिटिश प्रोडक्ट भारत आ रहे हैं तो कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में कब बिकता है आपके, जब लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में पता हो। फेयर एंड लवली कब खरीदते हो, देख के ही खरीदते हो ना, टीवी पे 6 हफ्तों में निखार। ठीक। अगर ये नहीं दिखा होता तो नहीं खरीदते, नाम ही नहीं सुना होता। तो उस समय आपके सोशल मीडिया, टेलीविजन और न्यूज़पेपर तो इतने थे नहीं। तो इन्होंने इन किताबों को आधार बनाया लॉन्ग टर्म में ब्रेन वॉश करने का। कैसे आधार बनाया, इन्होंने आपके कभी एडल्ट्स पे फोकस नहीं किया, इन्होंने किड्स पे फोकस किया। क्योंकि अगर बच्चे के दिमाग में एक बार कोई बात बैठ गई तो आगे आने वाली पूरी पीढ़ी हमारी होगी। कैसे, अब आपके बिठाई ये बात। फर्स्ट क्लास की आपके बुक आई, फर्स्ट क्लास की बुक में आपके इन्होंने क्या किया, एक गोरा बच्चा बिठाया, एक काला बच्चा बिठाया। काले बच्चे के नीचे लिखा है इफेक्ट ऑफ मस्टर्ड ऑयल, सरसों के तेल का प्रभाव जो भारत में चलता है। और गोरे बच्चे के नीचे लिखा है इफेक्ट ऑफ VLCC एंड ओले। अब बच्चा जब उसे देखेगा तो उसे मस्टर्ड ऑयल और VLCC में कोई डिफरेंस नहीं पता, ना दोनों के कैरेक्टरिस्टिक पता, ना प्रॉपर्टीज पता। लेकिन उसके दिमाग में एक बात आ गई कि हम काले इसलिए हुए हैं कि हमारी मम्मी ने सरसों के तेल से मालिश की थी, शायद VLCC ओले से होती तो हम भी ऐसे ही होते इस बच्चे की तरह। तो ये क्या हुआ, अब ब्रेन में बैठ गई ये बात।
बच्चे सिर्फ पिक्चराइजेशन देखते हैं, उन्हें इसके अलावा और कुछ पता नहीं होता। आज तक ये ब्रिटिश लीगेसी है भारत में कि कपड़ों की दुकान पर जाओगे तो सारे पुतले भी गोरे ही मिलेंगे, पुतले भी काले नहीं लगते कहीं, ऐसे ही है ना। इसका मतलब क्या है, ये जो रेस जो है, जो कलर हमारे दिमाग में घूम रहा है, क्या है, ये ब्रिटिश लीगेसी का परिणाम है। उन्होंने ब्रेन पे बैठा दिया है हमारे, जो आज तक हमारी टूटी नहीं है। ठीक, अब इसके बाद में दूसरा देखते हैं। अब यही आपके बच्चा आपके इसके दिमाग में बात क्या जाएगी, यही जाएगी ना कि अगर हम इन प्रोडक्ट्स का यूज करेंगे तो हम भी ऐसे हो जाएंगे। ठीक, तो इससे लॉन्ग टर्म में प्रोडक्ट की मार्केट बनी। दूसरा, और बच्चे ने देखा पेज पलटा, पेज पलटा तो आपके उन्होंने देखा कि एक गोरा बच्चा सूट बूट पहन के खड़ा है और एक काला बच्चा धोती पहन के खड़ा है। काले बच्चे के नीचे लिखा अनसिविलाइज्ड इंडियन, गोरे के नीचे लिखा सिविलाइज्ड ब्रिटिशर्स। तो अब उसके दिमाग में क्या आया, हम अनसिविलाइज्ड इसलिए हैं क्योंकि हम धोती पहनते हैं, ये सिविलाइज्ड इसलिए है क्योंकि ये सूट बूट पहनते हैं। तो सूट बूट की डिमांड क्रिएट हुई, डिमांड क्रिएट होगी तो सूट बूट आ कहां से रहा, इंग्लैंड से। तो इन्होंने आपके एजुकेशन के द्वारा भारत में अपनी मार्केटिंग की ब्रिटिश प्रोडक्ट की, और लॉन्ग टर्म में इन्होंने कर दिया भारतीयों का ऐसा ब्रेन वॉश कि भारतीय फिर आपके ब्रिटिश कल्चर या वेस्टर्न कल्चर में फंसते ही चले गए। ठीक, आज हम देखें तो हमारी शुरुआत ही वेस्टर्न कल्चर से होती है। ठीक, हमारे पराठे का शेप ले लिया पिज्जा ने, पिज्जा है क्या, पराठे के ऊपर सब्जी रखने वाला ही तो सिस्टम है, लेकिन हम प्रेफर पिज्जा को करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि वो दिमाग में ब्रेन वॉश किया हुआ है, ये ज्यादा सही है। ठीक, बनाना का शेप ले लिया बॉर्नवीटा ने, जबकि बॉर्नवीटा कोई फायदा थोड़ी करता है, लेकिन ले लिया बनाना का शेप। गुड़ का शेप ले लिया आपके शुगर ने। तो सारी चीजें इन्होंने पूरी तरीके से क्या कर दी, कलेप्स कर दी। ठीक, अब आते हैं इसके बाद आगे, ये यहीं तक हुआ। अब यहां हमने देखा क्या कि दूसरा पॉइंट इन्होंने देखा एजुकेशन को ये क्यों लेके आए थे। अब तीसरा पॉइंट समझना, तो सेकंड पॉइंट आपके क्या था 1813 के चार्टर एक्ट को, प्रोविजन फॉर एक्सपेंस 1 लाख रुपीज ऑन एजुकेशन इन इंडिया। 1813 के चार्टर एक्ट में इन्होंने एक परमिशन आपके और दी थी। कौन सी आपके परमिशन, भारत में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति दी थी। इस अनुमति के पीछे आपके कारण क्या था, इस अनुमति के पीछे आपके कारण यह था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी तेजी से अपना विस्तार कर रही थी। तो ये बात तो ईस्ट इंडिया कंपनी को भी पता है कि अगर आज वो शासन जीत रही है तो कल विद्रोह भी तो होगा, लोग विद्रोह भी तो करेंगे, और अगर इस विद्रोह होगा तो इसको दबाने के लिए हमें अपने लोग चाहिए। और इनकी तो संख्या भारत में कुल 1.25 लाख थी अंग्रेजों की स्वतंत्रता तक, तो ये अपने लोग लाएंगे कहां से, इंग्लैंड से तो ला नहीं सकते अपने लोग, क्योंकि इंग्लैंड में तो खुद ही पॉपुलेशन नहीं है। तो अगर हम भारत में धर्म के आधार पर लोगों को अपने से जोड़ दें, तो ये रिलीजन के आधार पर जुड़ गए हमसे, तो भारत के अंदर होने वाली किसी भी हलचल की सूचना ये हम तक पहुंचा देंगे। तो इन्होंने क्या किया, दूर दूर रहने वाले आपके ट्राइब्स, ठीक, हिंदू मुस्लिम, इनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना शुरू किया। ये ईसाई मिशनरियों ने किया क्या था भारत आके, ठीक, इनके 2 उद्देश्य थे भारत आने के। क्या 2 उद्देश्य थे, एक तो जो आपके ट्राइब होती हैं, और उस समय की ट्राइब बड़ी भोली भाली ट्राइब होंगी, लेकिन ट्राइब को जंगल के रिसोर्सेज की पूरी जानकारी होती है। जो जनजाति जंगल में रहती है उसे सब पता है कैसे रिसोर्स है। तो इन्होंने आपके धर्मांतरण इसलिए किया कि इन ट्राइब को थोड़ी बहुत सुविधाएं देंगे, इसके बदले में एक तो ये सारे जंगल के रिसोर्स निकाल के हमको दे देंगी। ठीक, पहला। और दूसरा, अगर वहां कोई विद्रोह की सिचुएशन होगी तो यही ट्राइब हमारे पास तक इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगी। यही कारण था भारत के अंदर होने वाले हर विद्रोह को ब्रिटिशर्स दबा क्यों देते थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स को पहले से ही पता होता था कि ये रिवोल्ट आपके हो कहां रहा है। इन्होंने बहुत बड़ा आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम इंडिया में आपके क्रिएट कर लिया था। ठीक, अब यहां आपके जंगलों तक पहुंचे। ठीक, ट्राइब्स का कभी कोई धर्म नहीं था, ट्राइब तो हिंदू धर्म को भी नहीं मानते थे, उनके तो देवता भी अलग थे ट्राइब्स के, वो तो हिंदू धर्म को भी कहां मानते थे। उन ट्राइब्स को सोशल सिस्टम में लाने वाले पहले कौन थे, ब्रिटिशर्स। पहले यही गए, अपने फायदे के लिए ट्राइब्स को क्रिश्चियन बनाया इन्होंने सीधा। ठीक, तो पहले ट्राइब्स को क्रिश्चियन बनाया, फिर हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाया, फिर मुस्लिमों को क्रिश्चियन बनाया, यानी पूरे भारत में आपके क्रिश्चियन मिशनरी छोड़ दी इन्होंने, जिससे कि पूरे भारत के आपके रिसोर्स इनके कब्जे में आ जाएं। ये क्रिश्चियन मिशनरीज अवेयरनेस पूरे भारत में आपके फैलाएं, जिससे ब्रिटिश प्रोडक्ट की डिमांड बढ़े। और ये क्रिश्चियन मिशनरीज इस हद तक आपके लोगों को हमसे जोड़ दें कि अगर भारत में कोई रिवोल्ट भी हो तो उसकी जानकारी हम ब्रिटिशर्स तक क्या हो, आ जाए। इसके लिए भारत में आपके लाए गए कौन, क्रिश्चियन मिशनरीज।
तो ये था आपके चार्टर एक्ट 1813 का अगला प्रोविजन। भारत में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। ठीक, तो ये 3 पॉइंट थे आपके किसके, चार्टर एक्ट 1830। ठीक है, तो इन तीनों पॉइंट्स को नोट करेंगे हम कल की क्लास में, और कल की क्लास में देखेंगे इससे आगे।